तो अब हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोलर हीट कैपेसिटी ना। मोलर हीट कैपेसिटी को दो तरह से एक्सप्लेन किए थे, एक सीपी और एक सीपी। क्या था सीपी? हीट था लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगेगा 1 मोल सब्सटेंस का। और सीपी भी है ना। बड़ा कौन था दोनों में? बड़ा कौन था? बड़ा था सीपी। अब कितना बड़ा था अगर निकालना होगा तो वैल्यू इसके आर के बराबर। तो सीपी माइनस सीपी इक्वल टू आर प्रूफ करने आता है, लेकिन अब आर क्या वैल्यू है थोड़ा सा समझ लेते हैं तब आगे चलेंगे। देखिए जैसे ये बात समझे थोड़ा सा। अभी हम लोग आगे अगला टॉपिक हम लोग का वर्क डन ही है। अगला टॉपिक हम लोग का वर्क डन है, इंटरनल एनर्जी फिर वर्क डन है। तो वर्क डन को हम लोग ना पी डेल वी ऐसे इंडिकेट करते हैं। वर्क डन याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे और एरिया से मल्टीप्लाई, बात बराबर। तो फोर्स बाय एरिया प्रेशर, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। अरे भाई ऐसे कोई पिस्टन ले, ऐसे तो पिस्टन ले, अगर पिस्टन मूव कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ई हो गया, और यहाँ से यहाँ जो मूव हो तो वॉल्यूम ही ना होगा। तो ये दोनों का वैल्यू कितना होगा? तो वर्क डन तो यही होता है, यानी कि आपको वॉल्यूम चेंज होने से वर्क डन होगा। वॉल्यूम जितना चेंज हुआ इनटू क्या, वो किसके बराबर? और वर्क भी क्या है? एनर्जी है। वर्क भी एनर्जी है। तो एक बात ध्यान सुनना, अगर ये वर्क डन वॉल्यूम चेंज ना हो तो वर्क डन, वॉल्यूम अगर चेंज ना हो तो वर्क डन, वॉल्यूम अगर चेंज ना हो मतलब इफ डीबी का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब वॉल्यूम चेंज ही ना हो, तो यहाँ पे रखेंगे डीबी का वैल्यू, तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो बोलिएगा कि वर्क नहीं हो रहा है। ठीक। अब हम लोग एक बात बता रहे हैं, ध्यान सुनना सब लोग। जैसे सपोज करो कि हम 1 मोल कोई सब्सटेंस लिए और इसका टेम्परेचर हीट दिए, और टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ के हुआ? और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में प्रेशर हम क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट। प्रेशर क्या कह रहे हैं? तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब बाहर से जो हीट दिए वह हीट देने में जो खर्च होगा वो कहाँ कहाँ खर्च होगा? जो हीट देंगे वो खर्च होगा भाई, कुछ इसका टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हुआ होगा, और पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो। तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है। क्या वॉल्यूम तो चेंज? तो वॉल्यूम चेंज होगा, इसका मतलब है कुछ वॉल्यूम चेंज भी हुआ होगा, और जहां पे वॉल्यूम चेंज होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट वर्क डन भी होगा। यानी जो आप हीट सप्लाई किए हैं, उस जो हीट सप्लाई किए उसमें से कुछ हीट टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हुआ, और कुछ हीट वर्क में चेंज हुआ, कुछ हीट वर्क में चेंज हुआ। पक्का? कुछ हीट तो वर्क में चेंज हुआ है, और कुछ हीट कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना? कब? वही अगर हम 1 मोल सब्सटेंस लिए, और यहाँ पे जो इसी का हीट 1 डिग्री बढ़ाने वाला हीट का ही नाम क्या बोल रहे थे हम लोग? सीपी बोल रहे थे। वही 1 मोल सब्सटेंस लिए, यहाँ भी टेम्परेचर कितना डिग्री से बढ़ाए? कितना डिग्री से बढ़ाए? और यहाँ भी हीट सप्लाई किए, लेकिन हीट सप्लाई कब कर रहे हैं? तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डीबी वैल्यू 0, तो वर्क डन 0। तो यहाँ से जो भी हीट देंगे सबका सब हीट देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट देंगे उसका नाम, और सारा का सारा हीट खर्च कहाँ होगा? कितना डिग्री? तो 1 डिग्री बढ़ाने में खर्च यहाँ भी हो रहा है, 1 डिग्री खर्च यहाँ भी हो रहा है। तो दोनों का 1 डिग्री बढ़ाने वाला खर्च यहाँ और यहाँ सेम गैस रहे तो सेम होगा कि अलग अलग? 1 डिग्री बढ़ाने वाला हीट तो दोनों में सेम ही ना होगा, सेम गैस का है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? तो वर्क पे हो रहा है, और यहाँ पे वर्क। इसका मतलब है कि बताओ इसमें ज्यादा हीट किस में लगेगा? इसमें ज्यादा हीट लगेगा। तो बोलेंगे 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगेगा यहाँ और यहाँ दोनों तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो हीट दिए उसमें से कुछ हीट खर्च किस में हुआ? कुछ हीट खर्च में हुआ, वर्क में खर्च हुआ। तो वर्क में जो एक्स्ट्रा हीट खर्च हुआ यहाँ तो एक्स्ट्रा लग गया, क्या यहाँ तो
लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा पक्का, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ वाला हीट कम होगा। फिर से सुनो, यहां से हीट हम कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई किए, कितना सप्लाई किए, सीपी हीट ही था ना, और सीपी कौन सा हीट था, तो 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा उस वक्त का। तो भाई एक सीपी हीट सप्लाई किए तो टेम्परेचर कितना बढ़ा, अब प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो चेंज हुआ होगा गैस का ही होगा, नॉट लिक्विड, हुआ होगा कि नहीं। तो जब गैस का कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ होगा तो कुछ वॉल्यूम चेंज होगा, तो भाई प्रेशर कांस्टेंट का मतलब जीरो थोड़ी होता है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब जीरो प्रेशर होता है। अरे कांस्टेंट प्रेशर का मतलब 1 atm प्रेशर जो भी होगा वो फिक्स होगा, तो यहाँ पे रख देंगे, और जो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा कितना से वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते 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 कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, है ना। 1 डिग्री बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते बढ़ते जो वॉल्यूम चेंज हुआ खाली वही वॉल्यूम को कंसीडर करना है, कोई भी चेंज को नहीं कंसीडर करना है, ठीक, वो भी 1 मोल का। तो यहाँ पे भाई वर्क हुआ है कि नहीं, यानी हीट 2 जगह ट्रांसफर हुआ, एक 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हुआ, दूसरा वर्क करने में खर्च हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर सीवी रखे मतलब हीट जो सप्लाई किए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डीवी का वैल्यू, और डीवी 0 तो वर्क डन, तो वर्क डन 0 मतलब यहाँ पे हीट वर्क में खर्च, सारा का सारा हीट खर्च कहाँ हुआ बताओ। और दोनों में कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर में दोनों गैस सेम है तो 1 डिग्री बढ़ाने में दोनों जगह तो हीट, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगा, तो उसके बेसिस पे कैलकुलेट हुआ कि सीपी का वैल्यू किससे, सीपी का वैल्यू बढ़ा हुआ सीपी से, कितना किसके कारण बढ़ा हुआ, वर्क के कारण हुआ, यानी जो भी बढ़ा होगा वर्क के कारण जो हीट खर्च हुआ होगा, वर्क में जो हीट कन्वर्ट हुआ होगा वही हीट सीपी में बढ़ा है, वही हीट, यानी आप बोल सकते हैं कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं, कौन सा वर्क डन, तो क्लियर कर ले, वर्क डन मतलब कौन सा वर्क डन, वर्क डन लिखेंगे ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज होने के कारण किसका, ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस का, है ना, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ होगा भाई वॉल्यूम चेंज ड्यू टू 1 मोल ऑफ गैस इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाई 1 डिग्री सी, और मतलब किसी भी 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते, 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, उस वॉल्यूम चेंज होने के कारण जो वही वर्क यहाँ पे सीपी में, तो जो वर्क में हीट लगा होगा वही ज्यादा होगा, पक्का। तो आप याद रखिएगा कि सीपी माइनस सीवी, इसी को हम लोग बोले थे क्या होता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, तो आर जो हुआ ना वो किसके बराबर हुआ, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 8 जो वर्क भी एनर्जी है ना तो जूल ही ना होगा यूनिट, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि कितना मोल के लिए है, इसलिए आर का वैल्यू में 8.3 जूल पर मोल, कितना डिग्री बढ़ाते बढ़ाते, इसलिए देखिएगा पर केल्विन यूनिट होता है। तो इसलिए कभी क्वेश्चन में एक बार जेईई एडवांस में 2 बार आया भी है कि सीपी माइनस सीपी का वैल्यू जो आर होता है वो आर क्या होता है, तो पहला ऑप्शन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो बोला हाँ ये तो बहुत बार बनाए थे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं, वैल्यू कौन सा वैल्यू होगा, आर वैल्यू वर्क डन होगा, तो दूसरा ऑप्शन में लिखा रहेगा खाली वर्क डन। अब वर्क डन तो 2 मोल का भी हो सकता है, वर्क डन तो ये भाई कितना मोल के लिए, अब हो सकता है कि वॉल्यूम चेंज 1 मोल का 5 डिग्री बढ़ाने वाला वॉल्यूम चेंज, तो वॉल्यूम चेंज कौन वाला, 1 मोल का, कब, जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा उसी वॉल्यूम चेंज के कारण जो वर्क हुआ होगा, उसी वर्क में जो हीट लगा वही एक्स्ट्रा हीट है सीपी में, नहीं तो उसका वैल्यू आर के बराबर होगा, उसको प्रूव कर लेते हैं। तो हम लोग प्रूव करने के लिए निकालना क्या पड़ेगा, वो भी कौन सा वर्क डन, ड्यू टू कितना मोल का, कब, किसके लिए, गैस के लिए कि लिक्विड के लिए, सॉलिड लेते हैं लिक्विड लेते हैं तो क्या होता है, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम चेंज नहीं होता लगभग। अरे गैस सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम चेंज कितना होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नहीं के बराबर, बोलेंगे नहीं के बराबर होगा, इसलिए वहां पे भाई जनरली सॉलिड और लिक्विड में सीपी और सीबी लगभग एक ही होता है, सॉलिड और लिक्विड में सीपी और सीबी
क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने बताओ ना, लोहा ले लेते 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो कितना वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए वहां पे दोनों में वैल्यू में फर्क नहीं होता, खाली फर्क कहाँ होता है। इसलिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R किसके लिए होगा, गैस के लिए होगा। तो पहले लिख लीजिए इसको, उसका प्रूफ भी कर देते किस साथ लिखिएगा, देख लीजिए यहाँ देखिए Pv इक्वल टू nRT लिखे, कौन गैस ले लिए और कितना मोल लेना था, 1 मोल लिए। तो यहाँ 1 मोल के लिए हम ऐसे लिखे इसको इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट क्या करने वाले हैं अभी, R कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, R मतलब क्या वर्क। तो कितना मोल के लिए, 1 मोल के लिए लिखे यहाँ पे देखो, सॉरी PVM। अब यहाँ P तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर कितना से बढ़ाए, 1 डिग्री से बढ़ा दिए। तो 1 डिग्री बढ़ाने से भाई प्रेशर तो कांस्टेंट है, कौन चेंज हुआ होगा, कितना चेंज हुआ होगा 1 डिग्री बढ़ाने से, बहुत ज्यादा कि बहुत थोड़ा बड़ा, बहुत थोड़ा बड़ा चेंज हुआ होगा। पहले वॉल्यूम भी था तो अब कितना हो गया होगा, कितना हुआ होगा P प्लस dV हुआ होगा कि नहीं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज PVM और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो P डेल V इज इक्वल टू RT प्लस, इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करिए, क्या आएगा, तो PdV इक्वल टू क्या हो गया, और PdV इक्वल टू आ रहा है तो PdV क्या हुआ जी, कौन सा वर्क, 1 मोल का 1 डिग्री चेंज होते होते जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, उसी चेंज होने के कारण जो वर्क हुआ है वही वर्क वैल्यू किसके बराबर, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, R के बराबर। तो सबसे पहले कभी प्रूव करना हो तो प्रूव करने का बहुत सारा तरीका है, ये आपको हम कंसेप्चुअली तरीका बताया, उसका थ्योरेटिकली भी तरीका है, आगे करेंगे, जिसमें कि दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सीधे सीधे डेराइव होगा Cp माइनस Cv इक्वल टू, लेकिन वहां पे डेराइव होगा, लेकिन वहां R का वैल्यू वर्क डन होगा ही समझ नहीं आएगा, R का वैल्यू ही नहीं समझ आएगा, वहां पे खाली R आ जाएगा। तो आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे पहले लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा यहाँ पे भाई किसी 1 मोल गैस लिए, वहां Cp के बराबर हीट सप्लाई किए, तो इससे टेम्परेचर कितना बढ़ा, ये प्रेशर चूंकि तो कांस्टेंट प्रेशर है तो भाई कुछ तो वॉल्यूम, इसका मतलब जो हीट दिया उसमें से हीट 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हुआ, साथ ही साथ वर्क डन में भी चेंज हुआ। और अगर Cp हीट सप्लाई की 1 मोल सबस्टेंस में तो वहां केवल और केवल वर्क डन, यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट लगा होगा, तो जो एक्स्ट्रा लगा है इसलिए Cp का वैल्यू बड़ा है Cv से, कितना बड़ा है तो बोलेंगे जो वर्क में हीट खर्च हुआ होगा उसी को हम सिस्टमेटिक कर लिख दिए, दोनों से माइनस करके इतना के बराबर, और यही वर्क का वैल्यू इस फॉर्मूला के हिसाब से आइडियल गैस के हिसाब से कैलकुलेट कर दिए। क्या 2 मोल के लिए कितना होगा 2R, अरे 1 मोल के लिए इतना होगा तो 2 मोल के लिए दुगना ना होगा। आप यहाँ पे इनका वैल्यू 2 रख दीजिए, दुगना नहीं आएगा, आएगा ना 2R होगा। इसको लिखिए, तो कहाँ से लिखना शुरू करिए, तो पहले देखो वर्क डन, अभी हमने खाली थोड़ा सा वर्क डन का बता दिए यहाँ पे कि वर्क डन का वैल्यू होगा P डेल V, यहाँ पे क्यों ऐसे लिखिए, इसके हिसाब से देखो समझ तो आ रहा है ना। तो वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, इसको लिखिए। मैंने आज जो पढ़ेंगे वो समझने वाला कॉन्सेप्चुअल समझेंगे सर, इससे पहले ऐसे खाली काम चला टर्म था चल रहा था। कर लीजिए ऐसा। दूसरा तरीका भी Cp माइनस Cv, थोड़ा आसान वाला भी बताएंगे, इन आसान वाले से खाली प्रूफ होगा, R क्या है समझ नहीं आएगा, पहले बताते हैं, ठीक। तो Cp माइनस Cv हो गया। अब आगे हम लोग Cp माइनस Cv इक्वल टू R, R इक्वल टू वर्क डन, चूंकि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू वर्क डन का R के बराबर इसलिए R लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये वर्क डन कौन सा वर्क डन निकला, तो 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जो वॉल्यूम चेंज हुआ, उस वॉल्यूम चेंज होने के कारण वर्क डन हुआ वैल्यू ना R हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाई, वही ना आया, दोनों देखी ना है। सुनिए आगे लिखते हैं स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी।
स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी क्या होगा? दो तरह का होता है, एक स्टेट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी। एक स्टेट फंक्शन होगा, मतलब आसान शब्द में कहा जाए पाथ फंक्शन मतलब, पाथ फंक्शन मतलब, इधर सुनो तब ना, मेन चीज में इधर तो नहीं पेन गिनना चाहिए। पाथ फंक्शन का मतलब जो प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड करेगा, जो प्रॉपर्टी माने पाथ चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। और स्टेट फंक्शन का मतलब जो पाथ पे डिपेंड, खाली इनिशियल स्टेट और पाथ मतलब रास्ता नहीं। पाथ मतलब हम बोले थे कि कोई सिस्टम है जिसका स्टेट ए है, चेंज हुआ, अब ए से बी में जाने का पाथ है आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, फिर आइसोबेरिक। ये हुआ पहले आइसो, फिर मतलब पहला आइसोथर्मल, फिर आइसोकोरिक, फिर ऐसे। तो ए से किस में चेंज हुआ? स्टेट ए से स्टेट बी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं, स्टेट ए से का पाथ क्या था? पहला पाथ, दूसरा, तीसरा, पक्का। अब हम पाथ बदल दिए, पहला आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, और तो पाथ बदलने से स्टेट ए से स्टेट बी में जाने से कोई प्रॉपर्टी पड़ेगा ना? बहुत सारा प्रॉपर्टी है, नहीं बोले थे? प्रॉपर्टी होता है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो हम अगर सपोज करो, सुनो ध्यान से, हम बोले कोई सिस्टम है जिसका क्या है? स्टेट ए है। स्टेट बोलने का मतलब कोई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी यहाँ कुछ होगा, मान लेते हैं यहाँ का कुछ इंटरनल, आगे इंटरनल एनर्जी क्या हुई पढ़ेंगे। चेंज क्या हुआ स्टेट ए से, पक्का। अब स्टेट चेंज हुआ है तो स्टेट चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, तो यहां से चेंज होके चेंज क्या हुआ? चेंज निकालेंगे तो, और E2 माइनस EV मतलब डेल्टा E क्या हुआ? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इफ सिस्टम ऑफ स्टेट ए चेंजेस टू, पक्का। अब स्टेट ए से स्टेट बी में जाने का कोई पाथ होगा, सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ तो कोई ना कोई पाथ से ना चेंज हुआ होगा। पाथ चेंज कैसे बोले हम यहाँ पे? आइसोथर्मल, माने सब है बीच बीच में तोड़ तोड़ के, पूरा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ क्या? आइसोथर्मल, फिर पक्का, ठीक। तो यहाँ निकाल के देखे कि इस पाथ से, आइसोथर्मल से पाथ से डेल्टा ई का वैल्यू आया, दिस इज डेल्टा E1 कुछ आया। अगर इस पाथ से हम चले तो इसका चेंज वैल्यू, दूसरा पाथ चले क्या? आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, फिर दूसरा पाथ जाएंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, डेल्टा चेंज हुआ। तो दोनों में पाथ अगर बदल गया, और पाथ बदलने से ई वैल्यू अगर चेंज हो गया, मतलब पाथ पे डिपेंड किया, तो कहेंगे यह प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन है। अगर चेंज नहीं किया, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि इफ डेल्टा E1 इक्वल टू डेल्टा, इसका मतलब यह पाथ पे डिपेंड, इसका मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं किया, मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? कौन प्रॉपर्टी? देखो प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन E हुआ, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन हुआ, डेल्टा E नहीं। प्रॉपर्टी तो इंटरनल एनर्जी है ना, डेल्टा E उसका चेंज वैल्यू है। और ये चेंज हुआ कैसे? सिस्टम का स्टेट चेंज होने से, चेंज होने से। डेल्टा E1 में क्या है? पाथ 1 का चेंज है, और डेल्टा E2, बट दोनों वैल्यू अगर सेम हुआ तब यह प्रॉपर्टी कौन सा हुआ? अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो तो पाथ पे डिपेंड किया, अलग अलग पाथ होने से अलग अलग हुआ, तो वैसे प्रॉपर्टी को पाथ फंक्शन कहते हैं। एक बात समझे? पक्का समझ रहे सब लोग ना? ठीक ना? तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी हुआ जो कि अगर हम बोले पाथ फंक्शन मतलब जो प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड करेगा, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। इनिशियल और फाइनल जाने का पाथ अगर अलग अलग पाथ हुआ तो अलग अलग पाथ होने से अगर चेंज ऑफ प्रॉपर्टी का चेंज, डेल्टा वैल्यू, माने कोई भी प्रॉपर्टी, लेट प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं ना, प्रॉपर्टी कोई एक्स क्या बोलते, एफ कोई प्रॉपर्टी है,
या बोल रहे पी कोई प्रॉपर्टी, मान लिया एफ नहीं, पी कोई प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, तो उसका हम कौन सा वैल्यू निकाले? अगर डेल्टा पी पाथ पे डिपेंड नहीं किया तो स्टेट फंक्शन, और पाथ पे डिपेंड किया पाथ फंक्शन, और स्टेट पाथ पे डिपेंड नहीं किया तो पक्का क्लियर हुआ? पाथ मतलब कैसा पाथ? माने बहुत सारा का पाथ होता है। पाथ मतलब रास्ता नहीं, मतलब ए से बी चेंज होने का पाथ। ठीक, पहले कौन सा पाथ हुआ? पक्का ना? तो पहला पॉइंट लिखो, स्टेट फंक्शन लिख रहे हैं, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन only initial state the property which depend upon only initial state and final state of the system, the property which depend upon only initial state and final state of the system, independent from their path change, independent from their path change. path change मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक बदलते बदलते का पाथ क्या होगा, उससे मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ चेंज। देन property is called state function property. Property is called state function property. एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखिए, if P is a state function property, if P is a state function property, P मतलब कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब इंटरनल एनर्जी हो गया, P इज ए प्रेशर हो गया, B इज ए वॉल्यूम, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। P क्या है? स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। देन डेल्टा P, तब यहां लिखना, देन डेल्टा P बोलने का मतलब चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे यहां बोले ना इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है और डेल्टा ई उसका चेंज हुआ ड्यू टू चेंज ऑफ द स्टेट, चेंज हुआ ड्यू टू स्टेट चेंज होने से चेंज हुआ। देन डेल्टा पी वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बोलने का मतलब कोई पाथ से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट ले जाइए, उसका चेंज वैल्यू चेंज नहीं करेगा। मतलब जो भी वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू सपोज करो 20 जूल है, तो चाहे जो पाथ से यहां पहुंचा दीजिए, फाइनली 20 जूल होगा। अगर बदल गया मतलब वो स्टेट फंक्शन नहीं, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी डेल्टा पी नहीं है, प्रॉपर्टी कौन है? P प्रॉपर्टी इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा ई प्रॉपर्टी नहीं है। वैल्यू क्या निकालेंगे? चेंज वैल्यू। और चेंज वैल्यू किस पे डिपेंड ना करे? पाथ पे डिपेंड ना करे। तो वही लिख रहे हैं कि इफ P is a state function property, then delta P equal to that is कांस्टेंट का मतलब आगे लिख लेंगे, that is value of delta P, value of delta P is independent from path change. Value of delta P is independent from path change. पक्का? ये समझ रहे सब लोग? जैसे एक एग्जांपल देते हैं। हाँ, डेल्टा पी तो जीरो ना, डेल्टा पी क्यों? सर चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ का वहाँ का। अरे हम ही थोड़ी बोले चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा, जो का वैल्यू सेम होगा। ये हम बोल रहे थोड़ी चेंज वैल्यू जीरो थोड़ी बोल रहे हैं, हम ही बोल रहे चेंज नहीं होगा, तो उसको थोड़ी प्रॉपर्टी बोलेंगे। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जो स्टेट पर डिपेंड करे। तो इनिशियल स्टेट दूसरा है, फाइनल स्टेट दूसरा है, तो स्टेट तो बदला, तो स्टेट बदला तो प्रॉपर्टी तो बदलेगा ना? नहीं बदलेगा। तो प्रॉपर्टी बदला तो बदले तो निकाले तो चेंज वैल्यू इतना आया। अभी चेंज वैल्यू कितना है? तो इस पाथ से देखिए, इस पाथ से मतलब आइसोथर्मल पाथ, आइसो और आइसो, मतलब ये देखो ये पाथ के बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए इसी के बारे में लिखा रहे हैं। बहुत सारा पाथ होगा।
बट इसका पाथ यहाँ पहला, यहाँ देखना सिस्टमैटिक, पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ, फाइनली कहाँ गया? उसके बाद यहाँ पे हो रहा आइसोकोरिक, आइसो, और यहाँ आइसो, और यहाँ पाथ बदला कि नहीं बदला? तो बदलने से भी डेल्टा ई का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो डेल्टा चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब देन क्या बोलेंगे? देन ई, देन क्या बोलेंगे? ई, देन ई इज स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। देन ई क्या हुआ? स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। पक्का? एग्जाम्पल देते हैं कुछ। क्या लिख दिए? कहाँ हो गया? स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है ना? लिखिए इसको, कॉपी करिए पहले। मैंने समझाने का एक तरीका है, दूसरा एग्जांपल देंगे। देखिए, जैसे एक एग्जांपल और समझा इसी चीज को समझाने के लिए। मान लिया कि y कोऑर्डिनेट में प्रेशर है v, और v y को x कोऑर्डिनेट में, मान लिया कि कोई सिस्टम है जिसका कि स्टेट ए है। इसका नाम क्या हुआ? तो स्टेट ए का मतलब यहाँ का सपोज करो कि प्रेशर है 5 atm, प्रेशर और वॉल्यूम कुछ होगा, वॉल्यूम मान लिया 1 लीटर। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में ही ना दिखेगा। अब स्टेट ए से स्टेट बी गया, बी यहाँ पे है मान लेते सपोज करो ये 4 लीटर, और यहाँ स्टेट ए से स्टेट बी गया बी, और यहाँ पे वापस देखिएगा तो इस पर जगह का प्रेशर है 1 atm। पक्का? तो इस पाथ को कौन सा पाथ बोलते हैं? पढ़े थे हम लोग, थर्मोडायनामिक गैसीय स्टेट में पढ़े थे। इस पाथ को हम लोग बोले थे ना, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाया गया तो इसमें कौन कांस्टेंट रहता था? बॉयसला नहीं है ये, बॉयसला ग्राफ है ना, तो बॉयसला में कौन सा कांस्टेंट रहता था? तो बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। याद करो, इसको बोलेंगे आइसोथर्मल पाथ, यानी स्टेट ए से स्टेट बी में चेंज किया। पाथ कौन सा है? तो आइसोथर्मल पाथ हुआ। पक्का? अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी सपोज करो प्रेशर प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से स्टेट ए से स्टेट बी में जाने का हम डेल्टा पी निकालना। डेल्टा पी मतलब पी, यहाँ ध्यान रखना प्रॉपर्टी नहीं होगा, यहाँ पे पी क्या है? पी हो गया प्रेशर। प्रेशर के बारे में पता चल रहा है। यहाँ पे पहले क्या लिखे थे हम लोग? पी प्रॉपर्टी था। ठीक, तो डेल्टा पी निकालना चाहते कि आइसोथर्मल प्रोसेस में स्टेट ए से स्टेट बी जाने का डेल्टा पी वैल्यू कितना है? तो बताइए डेल्टा पी -4। अगर पाथ हम एरो इधर दिखाएं क्या हुआ? तो -4 क्या कौन पाथ से चले? आइसोथर्मल पाथ से। अब देखिए, यही है कि क्या हम पहले ही पाथ बदल ले रहे हैं। पाथ यहां से, इसको कौन सा पाथ बोलेंगे? सी। कौन पाथ? इस पूरे पाथ में कौन कांस्टेंट? क्या बोलेंगे? कौन पाथ? इसको बोलेंगे, इसको था ये आइसोथर्मल था। पक्का? और ये क्या हो गया? आइसोबेरिक। और फाइनली कहां पहुंचा? ये कौन पाथ हुआ? आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ। फाइनली स्टेट कहां पहुंचा? शुरू कहां से हुआ था? मैंने इनिशियल स्टेट इस पाथ का और इस पाथ का, और फाइनल स्टेट दोनों, और इस पाथ का भी इनिशियल और फाइनल। बट हमको निकालना है कि डेल्टा पी मतलब इस पूरे प्रोसेस का इनिशियल स्टेट में पाथ अलग है, इधर का पाथ, बट डेल्टा पी का वैल्यू निकालिए कितना आएगा। यहां से यहां चलेगा तो यहाँ पे फाइनल यही हुआ, इनिशियल है, तो डेल्टा पी का वैल्यू यहाँ भी क्या हुआ? तो डेल्टा पी जो है वो पाथ पे डिपेंड किया, तो पाथ पे नहीं डिपेंड किया, इससे क्या प्रूफ हुआ? कौन स्टेट फंक्शन? प्रेशर। कौन स्टेट फंक्शन? क्योंकि प्रेशर का चेंज वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं किया।
क्या प्रेशर क्या हो गया, स्टेट फंक्शन तो दोनों वैल्यू चेंज है, इसलिए आप बोलेंगे हेंस प्रेशर इज स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, बोलेंगे ना। ठीक, इसको भी लिख लीजिए। हाँ, वॉल्यूम जो भी हो सकता, जो प्रॉपर्टी चेंज वैल्यू इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम रहे तो उसका चेंज वैल्यू सेम रहे, पाथ पे डिपेंड ना करे, सब स्टेट फंक्शन। सुनिए, तो आगे जरा सा सुनो, ये समझिए सब लोग। अब एक चीज बताइए कि जो जो प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन मतलब जो स्टेट पे डिपेंड करेगा, स्टेट डिपेंड करेगा मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, सब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर सपोज करो कि स्टेट ना बदले तो स्टेट ही ना बदले तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी बदलेगा। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी बदलता किससे है, तो स्टेट ही ना बदले तो, और स्टेट कब नहीं बदलता है, साइक्लिक प्रोसेस, याद करो। तो साइक्लिक प्रोसेस अगर रहा कभी भी, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस रहा, ध्यान रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस। तो जो साइक्लिक प्रोसेस अगर रहेगा यहाँ, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा बताइए। अरे जहां से स्टेट चला वापस घूम के, स्टेट था वापस घूमते हुए स्टेट बी, स्टेट सी होते हुए वापस, इसका मतलब स्टेट ही नहीं बदला। तो स्टेट नहीं बदलेगा तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी होगा लेकिन उसका चेंज वैल्यू, जैसे ई इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो उसका चेंज वैल्यू, तो जो जो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी रहेगा सबका चेंज वैल्यू। तो अगर प्रॉपर्टी कोई एक्स है तो उसका चेंज वैल्यू एक्स, जहां स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी उसका चेंज वैल्यू, ऑटोमेटिक साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी का चेंज वैल्यू स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगा, चेंज ही नहीं करेगा प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टेट ही चेंज नहीं हुआ है, पक्का। दूसरा बात, थर्मोडायनेमिक्स में कौन प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है, कौन प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन है, वो थोड़ा सा पहचानना होगा। थर्मोडायनेमिक्स में देखिएगा ध्यान से, जिस जिस प्रॉपर्टी के आगे, जिस प्रॉपर्टी के आगे क्या डेल्टा लगा हुआ होगा, समझ लेना कि सब स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी के आगे, जैसे डेल्टा देखिएगा इंटरनल एनर्जी, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब कौन प्रॉपर्टी है, इसके आगे भी देखिएगा बुक में, थर्मोडायनेमिक्स कोई भी बुक देखिएगा तो एच के आगे भी डेल्टा लगा होगा, तो भी कौन प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। और स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी का ही चेंज है, प्रॉपर्टी तो एच है ना जी, बड़ी वैल्यू क्या है, और चेंज क्यों, थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी का चेंज, कन्वर्सन, ये नहीं पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे चेंज वैल्यू ही निकाला जाता है। उसके आगे देखना कि इसका इंट्रोपी, इसको बोले है ना, देखना बुक में इंट्रोपी में एस कहीं नहीं लिखा रहेगा, हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी में जी नहीं लिखा रहेगा, उसके जगह क्यों, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है। और जो भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी हुआ उसका चेंज वैल्यू कांस्टेंट होगा, इनिशियल स्टेट और पे डिपेंड। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस हुआ तो सबका चेंज वैल्यू, जैसे दूसरा एग्जांपल देते, ध्यान रखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करो कोई आइस है, क्या मान लिया आइस है, इसको हम अभी ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, कितना टेम्परेचर पे, तो आइस -20 डिग्री पे है, और आइस को हम चेंज कर दिए वाटर वेपर में, कितना डिग्री पे, 100 डिग्री पे, कितना पे, 100 डिग्री पे। और आपको कहेगा कि इस पूरे प्रोसेस का डेल्टा एच निकालिए, क्या होगा, 1 मोल का डेल्टा एच, ठीक।
अब डेल्टा है, अब डेल्टा लगा दिए, इससे मतलब आपको समझ में आ गया कि कौन प्रॉपर्टी है। और स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि आप उसको एक स्टेप में निकाल लीजिए या एक स्टेप में निकालिए या स्टेप में निकालिए या पाथ बदलते रहिए, उससे कोई चेंज डायरेक्टली कोई अगर हमारे पास कोई प्रोसेस हो, मतलब प्रैक्टिकल लैब में कि आइस रखो, उसको सीधे वेपर में चेंज कर दो और उसका डेल्टा एच निकालने वाला कोई मशीन है जिसकी मदद से डेल्टा एच निकाले तो डायरेक्टली निकल गया। अब मेरे पास मशीन नहीं है, हमारे पास क्या है, थोड़ा खराब पुराना जमाना का मशीन है, उसमें स्टेप वाइज निकालता हो। स्टेप वाइज निकालता हूँ मतलब कि हम आइस रखें, ध्यान सुनना, हम हम आपको ये डेल्टा एच निकालने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? डेल्टा एच क्या है हमको पता नहीं है ना। ये हम बोल रहे हैं कि डेल्टा एच जो है, डेल्टा लगा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या हुआ, और स्टेट फंक्शन हम जानते हैं कि भाई पाथ पे डिपेंड। हमारे पास मान लेते डायरेक्टली एक ही पाथ में कोई चेंज कर दिया, सीधे आइस में बटन दबाया, सीधे वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसका डेल्टा एच निकालने वाला निकाल लिया वैल्यू। अब हमारे पास पुराना जमाना का मशीन है, उसमें थोड़ा बदल के स्टेप बाय स्टेप करता होगा। तो आइस कितना डिग्री पे है, आइस, इसको आइस का कितना मोल, फिर आइस को आइस ही रहने दिए और कितना डिग्री बदल दिए, 0 डिग्री बदल दिए। तो इसका प्रोसेस में यहां से निकाले तो यहाँ का वैल्यू कितना आया, माना यहां से यहाँ चेंज वैल्यू कितना आया, यही आइस है। और आइस को हम आइस से क्या किए, वाटर किस में कन्वर्ट किए, बट टेम्परेचर कितना रहने दिए, कितना नहीं रहने दिए। तो इसका किसी प्रोसेस से निकाले कि यहां से यहाँ का चेंज वैल्यू, और कर रहा यहां से यहाँ पे कौन चेंज कर रहा है, स्टेट फेज बदल रहा है कि फेज वही है, फेज वही है, खाली कौन बदल रहा है। तो आगे हम सीखेंगे कि इंथैल्पी चेंज टेम्परेचर चेंज होने से कितना होता है, निकालने सीखेंगे जो जो बोल रहे हैं आपको, बात समझे। अब यहाँ जो तोड़ के लिखा रहे हैं इसको क्वेश्चन में भी आएगा, तो स्टेप खाली रखना पर डेटा आएगा कि सिखाएंगे कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें केवल और केवल तो टेम्परेचर चेंज करने से इंथैल्पी में क्या चेंज होता है सिखाएंगे। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज, इस प्रोसेस में क्या चेंज हुआ, फेज बदला, टेम्परेचर कोई चेंज, तो इंथैल्पी फेज चेंज होने वाला भी हम निकलवाएंगे कि फेज चेंज होने से इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका जो वैल्यू को क्या लिखेंगे, अब यहां से यहां ध्यान रखना कि वाटर क्या रहने दिए, लिक्विड ही रहने दिए, लेकिन कितना डिग्री, इस पूरे प्रोसेस में कौन चेंज किया, तो टेम्परेचर चेंज होने से देखो यहाँ आइस है, यहाँ क्या है, और टेम्परेचर ही चेंज कर रहा है, तो यहाँ का इंथैल्पी डेल्टा। अब बताओ इनिशियल स्टेट वही है, देखो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, देखो ना इनिशियल स्टेट जो ये है और फाइनल स्टेट जो चेंज कर गया नहीं सर, और इनिशियल स्टेट जो यहाँ था वही यहाँ है, फाइनल स्टेट जो यहाँ है, खाली फर्क क्या है कि एक ही पाथ में किए और यहाँ पाथ बदल दिए। तो पाथ बदल भी दिए लेकिन फाइनली इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल फाइनल से में तो उस पूरे प्रोसेस का जो डेल्टा वैल्यू होगा, डेल्टा एच वैल्यू होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब तीनों को जोड़िएगा, सम करिएगा तो इतने ही के बराबर होगा, बोलने का मतलब ही ना हुआ। अरे भाई चेंज वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि हम ऐसे बदल बदल के निकाले, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस सबका सम निकाले तो वैल्यू जो यहाँ निकाले तो वही आएगा, तब ना स्टेट फंक्शन हुआ। अगर बदल गया इसका मतलब पाथ पे, नहीं तो स्टेट फंक्शन का होगा फिर, जब बदल ही गया तो है ना, इससे पता चला स्टेट। उसी तरह से जो जो ध्यान रखना, उसी तरह से अगर आपसे हम पूछते हैं कि इंट्रोपी निकालिए, तो इंट्रोपी डायरेक्टली निकालने का कोई प्रोसेस होता तो वहां से निकालते हैं, अगर डायरेक्टली नहीं प्रोसेस है तो हम उसको तोड़ तोड़ के निकालते हैं, बात समझे। तो देखिएगा ना आगे आगे जब पढ़िएगा ना तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आएगा कि डायरेक्टली निकालिए, हम लोग को ना तोड़ तोड़ के ही निकालना पड़ेगा। तो आपको तोड़ तोड़ के में निकालते वक्त क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल, और इनिशियल से फाइनल को कैसे तोड़े जिसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि टेम्परेचर निकालने से इंथैल्पी कैसे निकालता है उसका फॉर्मूला हम बताएंगे, फिर फेज बदलने से क्या इंथैल्पी निकालता है उसका भी फॉर्मूला बताएंगे। हम लोग के पास कोई फॉर्मूला नहीं होगा, लैब में भले फॉर्मूला होगा लेकिन हम लोग के पास कॉपी किताब के हिसाब से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें कि टेम्परेचर भी बदले फेज भी बदले तो कुछ निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को दिमाग लगाएंगे, रही तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, एक स्टेप में हम नहीं निकाल सकते हैं,
तो हम अपने सुविधा के अनुसार हमारे पास कौन कौन फॉर्मूला है, तो हम बोलेंगे कि अरे टेम्परेचर बदलने से इंथैल्पी क्या चेंज होता है वो पढ़ाया गया है। तो हम लोग क्या किए कि पहले सबस्टांस का फेज वही रहने दिए, खाली चेंज क्या करेंगे, फिर क्या किए कि टेम्परेचर वही रहने दिए, खाली फेज चेंज किए, इसका भी सिखाएंगे। उसके बाद फिर क्या किए, फेज वही रहा, खाली टेम्परेचर चेंज करेंगे और उसका वैल्यू निकालने सिखाएंगे। अब कैसे भी तोड़ के निकाले, पाथ बदल गया, लेकिन स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी नहीं करे, यानी यहाँ से डायरेक्टली जो निकालते हैं या तोड़ के निकालते हैं, सबका वैल्यू अगर सेम है तो इसलिए तो इसको नाम, इसका नाम क्या है, अगर अलग होता तो बात समझे, ठीक है ना। तो ऐसा केवल एंथैल्पी में नहीं, जो जो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है सबके साथ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक। इसको लिखिए, एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखो H2O तो लिक्विड ही ना चेंज हुआ है, तो H2O लिक्विड चेंज हुआ है तो थोड़ा सा हल्का चेंज। H2O को क्या कर रहे हैं अभी हम, H2O को तो वेपर में चेंज कर लेते हैं ना। अभी तो पूरा इनिशियल स्टेट सेम है, फाइनल स्टेट नहीं ना पहुंचा, अभी फाइनल स्टेट वही रहेगा तभी ना। तो भाई फाइनल स्टेट में क्या किए, पहले यहाँ लिक्विड चेंज किए, उसके बाद देखिए थोड़ा सा चेंज कर दे रहे, अभी थोड़ा सा चेंज, हल्का चेंज कर दे रहे। क्या करे भाई, H2O से पहले क्या करे, H2O को क्या चेंज करें, H2O वेपर में। तो यहाँ का भाई कितना डिग्री पे, तो यहाँ का इंथैल्पी डेल्टा H4, तो आप बताइए डेल्टा H का वैल्यू कितना के बराबर, यहाँ से यहाँ ना करेंगे, यहाँ तो क्या होगा, सम कर लीजिए। इनिशियल सेम रहे, फाइनल सेम रहे, तभी ना सेम होगा। हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए कि वेपर है तो यहाँ वेपर ना करना पड़ेगा, यहाँ इनिशियल और फाइनल अलग अलग होगा तो कैसे सेम हो जाएगा, समझ में आया। अरे इनिशियल आइस -20 और फाइनल वेपर 100 डिग्री, यहाँ पे लिक्विडेस होना था क्या, यहाँ वेपर के चेंज करेगा ना। यहाँ डेल्टा H वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा H1 डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 सबके सम के बराबर। न्यूमेरिकल वैल्यू तो अभी सीखेंगे ना निकालने, अभी हम खाली नहीं, इंथैल्पी अभी समझिएगा ना, इंथैल्पी क्या होता है। तो इंथैल्पी में टेम्परेचर भी चेंज करे, वॉल्यूमो चेंज करे, एक मोल वाटर वेपर का वॉल्यूम और एक मोल वाटर लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, अलग अलग, फेज भी बदल जाए। तो दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं बदला, हम मशीन चाइना वाला बनाया होगा तो उससे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं बनाया जिसमें सब कुछ बदले और हम इंथैल्पी निकाल ले। हम लोग सब पढ़ेंगे इंथैल्पी, आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे प्रॉपर्टी ना, तो अभी हम लोग हीट पढ़े हैं थोड़ा सा। हीट में भी खाली Cp और Cv में बताएं कि Cp बड़ा है, Cv, लेकिन हम आपको ये नहीं सिखाएंगे किसी भी गैस का Cp कैसे निकालते हैं, Cv उन्हें निकालते हैं। अभी मान के चलेंगे वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं, लेकिन उसको निकालने का भी तरीका होता है गैस का। दूसरा अभी हम सिखाएं क्या, उसके बाद हम लोग हीट के बाद क्या सीधे बता दिए, उसी बहुत सारा प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होता है, कुछ प्रॉपर्टी, उसके बाद हम सिखाएंगे वर्क डन, उसके बाद हम सिखाएंगे इंटरनल एनर्जी, इसे प्रॉपर्टी है। उसके बाद सिखाएंगे इंथैल्पी, इंथैल्पी होता क्या है, कैसे निकालते हैं, कौन कौन फार्मूला है उसको निकालने, सीखेंगे ना सब, है ना। अभी हम इंथैल्पी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, और हम बोले कि इफ इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन तो वैसा करेंगे, क्या समझ रहे हैं ना। अभी हम एंट्रोपी भी नहीं सिखाए निकालने, लेकिन एंट्रोपी के लिए भी सेम टू यू कर सकते हैं ना ऐसे। गिब्स एनर्जी भी नहीं पढ़ेंगे, गिब्स एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, तो जो एक स्टेप में निकालिए या तोड़ के निकालिए तो ऐसे नहीं निकालेंगे। बट गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या थोड़ी पता है हमको अभी, लेकिन हाँ ही पक्का पता है क्या हो रहा है, ये कौन प्रॉपर्टी है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके आगे एक बात और बता दें कि जो जो प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होगा, स्टेट उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट एच, एग्जैक्ट हम न निकालते हैं न निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट चेंज, एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में बोल देगा आपसे कैलकुलेट इंथैल्पी, और आपको पता है कि इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, तो कभी भी एच नहीं निकालेंगे, हमेशा अंडरस्टूड है कि डेल्टा एच निकालेंगे, क्योंकि इंथैल्पी कौन प्रॉपर्टी है,
मतलब कैलकुलेट गिब्स एनर्जी, तो हम जी नहीं निकालेंगे, कैलकुलेट इंट्रोपी, जो भी स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी हो, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, ये नहीं निकालेंगे, निकालने को दुनिया में कोई फॉर्मूले नहीं है, निकाल ही नहीं सकते ये, ठीक। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा डेल्टा ई। एक चीज और जरा ध्यान से लिख लिए होंगे, एक चीज और, इसी चीज को लिखने का तरीका और अलग है। देखिए सेम चीज को लिख रहे हैं, सेम चीज को हम क्या लिख रहे हैं जरा समझना। जैसे हम क्या लिखे, आइस कितना डिग्री पे, और आइस को किस में चेंज किए, कितना डिग्री, इस पूरे प्रोसेस में। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम मान ले कि यह एक रिएक्शन है, मान लिया एक, जिसमें आइस का टेम्परेचर केवल चेंज हुआ है, तो इस पूरे रिएक्शन का भाई एक प्रॉपर्टी है जिसका के नाम इंथैल्पी, उसका वैल्यू, इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1, पक्का, ठीक है ना। लिखने का खाली तरीका अलग है। फिर आइस कितना डिग्री पे से चेंज कर रहे हैं हम लोग, किसमें, कितना डिग्री पे, यह भी एक रिएक्शन मान लीजिए आप, और इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज लेट सपोज, पता नहीं क्या होगा, निकालने भी खाली अभी हम लोग सीख रहे हैं कौन सा प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी खाली समझा रहे हैं, इंथैल्पी क्या हो नहीं समझा रहे हैं, ठीक ना। वाटर लिक्विड कितना डिग्री पे, 0 डिग्री पे, कितना चेंज किए, वाटर लिक्विड को कितना में चेंज किए, 100 डिग्री सी। यह भी एक रिएक्शन माने तो इसका भी इंथैल्पी, और एक यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, वाटर लिक्विड, और वाटर लिक्विड से वाटर वेपर भी कितना डिग्री, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, खाली चेंज कौन किया, इसका इंथैल्पी, इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज, मान लिया कि यह रिएक्शन है। इन आपको निकालना किसका किसका था, माइनस आइस 20 डिग्री से लेके, तो बताओ जो रिएक्शन आपको चाहिए था कि इस आइस माइनस 20 डिग्री से वाटर वेपर कितना डिग्री, कितना डिग्री, तो इस पूरे प्रोसेस का हम लोगों को डेल्टा H चाहिए था। मान लिया ये रिएक्शन है, पक्का। तो आपको देखना पड़ेगा कि वह रिएक्शन जिसका हमको डेल्टा H चाहिए था, इसके मदद से ये रिएक्शन मान ले अगर, तो इस रिएक्शन की मदद से कैसे आएगा, कैसे आएगा, जब चारों रिएक्शन को सम करिए, देखिए चारों रिएक्शन को, तो सम करने से ई और ई खाली बचेगा कौन, तो गौर करना, जब सब रिएक्शन को सम करेंगे तो सम करने के बाद फाइनल रिएक्शन कौन सा आया, वही आया, और इसी रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H वैल्यू निकालना था। गौर करिए हम सम किसको किए हैं, रिएक्शन को। अगर बगल में लिखा हुआ प्रॉपर्टी अगर स्टेट फंक्शन रहा, बगल में लिखा हुआ प्रॉपर्टी अगर, तो रिएक्शन को सम करने से प्रॉपर्टी भी सिंपली सम होता है, रिएक्शन को सम करने से, तो सिंपली डेल्टा H का वैल्यू सम हो जाएगा ऐसे, डेल्टा H1 प्लस, लेकिन अगर बगल में लिखा हुआ प्रॉपर्टी अगर पाथ फंक्शन रहता तो रिएक्शन को तो सम कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टी सम नहीं होता। गलती से सम होके कभी गलती से आ गए तो अलग बात है, वो तो 64 वाला भी होता है, बात समझे, वैसा नहीं, लेकिन सम तो सिखाया उसी चीज को। देखो लिखे अलग लिखने का तरीका है कि माना कि एक रिएक्शन है और बताओ हमको इस रिएक्शन का चाहिए तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में ई है, प्रोडक्ट में ई है, तो सबको सम करेंगे ना। तो रिएक्शन को सम किए तो फाइनल हमारा रिएक्शन जिसका चाहिए था वो आ गया, इसी का डेल्टा H चाहिए। तो रिएक्शन को सम करने से बगल में लिखा हुआ प्रॉपर्टी अगर तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी सिंपली सम हो जाता है, पाथ फंक्शन रहता तो सम नहीं होता, पक्का ये समझो एक बार। तो बार बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाइए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा तो बार बार रिएक्शन मिलेगा आपको। हो सकता है कि रिएक्शन को सम करना पड़े, कभी रिएक्शन को माइनस करना पड़े, कभी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, बहुत सारा फैक्टर मिलेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए सम करने से सम होता है, रूल होना चाहिए सम करने का। क्यों सम हो पाएगा, सम करने का मतलब समझ रहे हैं, इनिशियल स्टेट वही है, फाइनल स्टेट खाली बीच का क्या है, सब पाथ है और स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, इसलिए सम हो जाता है, पक्का ठीक है ना। तो इतना हुआ स्टेट फंक्शन। अब हम लोग काटो पाथ फंक्शन का एग्जांपल दें। पाथ फंक्शन का जैसे एग्जांपल यहाँ देते हैं, सपोज
जैसे जिंक, जो जिंक से जिंक 2 प्लस चेंज हुआ, इसका पोटेंशियल पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी एक है। पोटेंशियल के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ना है, उसके लिए चैप्टर अलग है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है वर्क डन, तो वर्क डन पाथ फंक्शन, उसको प्रूव करेंगे। वर्क डन पढ़ना है तो वर्क डन क्या होता है वो भी पढ़ना है, वर्क डन पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी वही प्रूव करेंगे कि पाथ फंक्शन कैसे है, तो दिखा देंगे कि पाथ अलग अलग होने से वर्क डन अलग अलग दिख जाए तो बोलिएगा पाथ फंक्शन है, दिखाएंगे। तो भी उसी तरह से ये हम लोग को नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में पोटेंशियल, इन हम बोल रहे हैं कि कौन प्रॉपर्टी है, तो पाथ फंक्शन है। तो गौर करिए यहाँ पे अगर हम दूसरा रिएक्शन लिखते हैं ऐसे, और ये रिएक्शन को अगर सम करें ऐसे, एक मिनट, और जिंक +2 से जिंक +3 एक इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू हुआ। मन कर रहा है कि दोनों रिएक्शन को हम सम करें, मन क्या करेगा, क्वेश्चन ही बोलता है कि सम करिए, हमने से थोड़ी मन करता है कुछ, है कि नहीं। तो तुम ऐसा मैंने जो पूछेगा कि आपको फलाना का वैल्यू का रिएक्शन निकालना है, बोल देगा फलाना का मतलब क्या है, जिंक से, ऐसे होता नहीं है जिंक +3, हम आपको एग्जांपल में दे रहे हैं आपको, दोनों रिएक्शन को सम करिएगा तो यही ना होगा। ऐसे जिंक पे +3 एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक। तो दोनों रिएक्शन को सम करें, बगल में लिखा हुआ प्रॉपर्टी कौन है, तो यहाँ रिएक्शन को दोनों को सम करने में, रिएक्शन सम करने में कोई परहेज नहीं, रिएक्शन को तो हम सम कर सकते हैं, लेकिन बगल में लिखा हुआ प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन है। तो इस जो ई रिएक्शन आया उस रिएक्शन का ई वैल्यू ध्यान रखिए, इस रिएक्शन का ई वैल्यू E1 + E2 नहीं हो सकता है क्योंकि पाथ फंक्शन है, पक्का। इससे पहले कॉपर लिख के इसलिए मिटा दिए ना कि कॉपर लिखने से गलती से सम ही हो जाता है, उसमें एग्जांपल है दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें गलती से हो गया तो वो एक्सेप्शनल है ना, वो बात समझे। लेकिन सम, अगर दोनों प्रॉपर्टी पाथ फंक्शन है तो रिएक्शन को सम करने से प्रॉपर्टी सम, अगर सम नहीं हुआ तो पाथ फंक्शन, सम हो गया तो, या अगर पाथ फंक्शन रहा तो सम नहीं होगा, ऐसे बोलेंगे, ठीक। और स्टेट फंक्शन रहा तो सम होगा। तो इस चैप्टर में इसको नहीं पढ़ना हम लोगों, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को वर्क के बारे में पढ़ना है, तो जरा हम लोग आगे इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी। इसको कॉपी करिए, आगे लिखते हैं हम लोग पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी। तो पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी में एक ही साथ लिख लीजिएगा, बाकी समझ ही लिए, पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ना, पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। एक बात गौर करो, पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट उसी शर्त पे ना बात करेंगे जब इनिशियल स्टेट और इनिशियल फाइनल अलग अलग हो तो कोई कंपैरिजन का बात ही नहीं है क्या। तो पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ना, जो पाथ पे डिपेंड करे, पाथ से इंडिपेंडेंट ना हो। जैसे एग्जांपल क्या बोले, वर्क है ना, एग्जांपल क्या बोले, जैसे हम वर्क का एग्जांपल देते हैं, अभी हम क्या बोले, वर्क क्या है जी, वर्क को अभी ऐसा बोले ना, वर्क को पीडीएलवी बोले, और पीडीएलवी का इंटीग्रेशन ना वर्क डन होगा, डेल्टा भी बहुत चेंज थोड़ा सा है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करेंगे मैथमेटिकल, या बोलते हैं ना एरिया, एरिया निकालते हैं, तो एरिया किसके लॉन्ग में, कौन एक्सिस के लॉन्ग में, जो चेंज होता है उसके एक्सिस के लॉन्ग में। अरे एरिया हम प्रेशर एक्सिस के लॉन्ग देख सकते हैं, एरिया हम वॉल्यूम एक्सिस के लॉन्ग देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन में एरिया किसके लॉन्ग, जो चेंज करेगा उसके लॉन्ग का एरिया देखना पड़ेगा, वही ना होगा वर्क डन। इंटीग्रेशन मतलब वही ना होता है शायद, एरिया किसके लॉन्ग का एरिया, कौन एक्सिस के लॉन्ग, जो चेंज हो रहा है उसके एक्सिस के लॉन्ग, चेंज कौन हो रहा है, तो वॉल्यूम एक्सिस के लॉन्ग जो होगा। सपोज करिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे अभी जो एग्जांपल दिए थे, कौन सा है एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस। अब इनिशियल स्टेट, स्टेट बोलने का मतलब कुछ प्रेशर होगा, कुछ अभी हम दिखाए कि यहाँ पे वैल्यू कितना था, 5 ATM था, पक्का। और यहाँ का कितना वैल्यू था, वैल्यू कितना 1 ATM हुआ, पक्का। यहाँ का वॉल्यूम कितना था, अभी बोले 1 लीटर, यहाँ का वॉल्यूम 4 लीटर। अब यहाँ से यहाँ जाने का पाथ कौन सा हुआ,
पाथ में ध्यान रखिए ऐसे जा रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। देखो क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन में वॉल्यूम नहीं बढ़ा 1 लीटर से, यहां से उल्टा चलता तो क्या बोलते हैं उसको, आइसोथर्मल कंप्रेशन। नहीं होगा, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ देखो 1 लीटर से कितना लीटर हो गया, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक। और यहां से उल्टा चलते तो दोनों में वर्क डन का न्यूमेरिकल वैल्यू में साइन का वैल्यू चेंज होगा, ठीक। अब इसके अंदर में एरिया निकालिएगा तो किसके अलॉन्ग एरिया निकालिएगा, तो एरिया कितना होगा बताइए, तो बताए यहां से एरिया निकालेंगे तो यही होगा, देखो यही ना, तो जो एरिया होगा आपका यही एरिया होगा, जो एरिया होगा वही एरिया क्या कहलाएगा जी, वर्क डन होगा, तो इसको वर्क डन 1 मानते हैं। दूसरा ग्राफ या इसी ग्राफ में बनाते हैं, लेकिन एक ग्राफ में बनाने से थोड़ा सा हौच-पौच होगा। इसी में फिर से प्रेशर और ईवी वॉल्यूम फिर से वही लिखते हैं, स्टेट ए, और स्टेट ए में फिर से कौन सा वैल्यू 5, यहाँ पे फिर से कौन सा 1 लीटर, और यहाँ फिर से 4 लीटर। यहाँ तक हम लोग को पहुंचाना है कहाँ पे, प्रेशर कितना 1 ATM, तो हम लोग को यही पहुंचाना है। इनिशियल स्टेट ही है और ये फाइनल स्टेट है, पक्का। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने का पाथ बदल दिए, पाथ कौन सा हुआ ये सी, माने आइसोबेरिक पाथ। फिर यहां से यहां पहुंचा, जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है, अलग अलग है। इनिशियल ए था, फाइनल क्या था, तो इनिशियल भी वही है कि जब इनिशियल का फाइनल का प्रेशर 1 वॉल्यूम 4 लीटर, वही ना है। और इनिशियल का देखो, इनिशियल का प्रेशर 5 ATM और वॉल्यूम, स्टेट मतलब प्रेशर वॉल्यूम ही ना होता है, अब फाइनल वही ना है। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों का केस में अगर इनिशियल फाइनल सेम रहा, तो अगर हम डेल्टा एच निकालते तो क्या होता है, यहाँ जो भी वैल्यू होता है वो, लेकिन वर्क डन देखिए, तो वर्क डन क्या निकालेंगे, वर्क डन में कौन सा एरिया होगा, बताओ, ई एरिया पूरा होगा, तो क्या ई एरिया दोनों सेम है, अलग है कि नहीं, यानी इनिशियल सेम था, फाइनल फिर फाइनल, इनिशियल स्टेट सेम और फाइनल स्टेट, देखो इनिशियल वही है, फाइनल खाली फर्क क्या है, पाथ, फर्क क्या है, तो पाथ अलग होने से वर्क डन यहाँ क्या हुआ, चेंज हुआ, यानी पाथ पे डिपेंड किया कि नहीं किया, यानी वॉल्यूम प्रेशर चेंज के कारण जो वर्क डन होगा वो, इसलिए इसके बेसिस पे आप क्या बोल सकते हैं, हेंस वर्क डन पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी होगा, वर्क डन पाथ फंक्शन लिखिए, मतलब पाथ पे डिपेंड किया, बस उतना ही हो गया। पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी का मतलब पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, पाथ अलग होगा तो प्रॉपर्टी अलग होगा। इतना कहने से मेरे ख्याल से पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन समझ गए होंगे, प्रॉपर्टी समझे होंगे। हम ही नहीं बोल रहे वर्क डन निकालने सीखे, हम ही नहीं सोच रहे कि इंथैल्पी सोच गए, नहीं है इंथैल्पी तो पढ़ा ही नहीं, तो कैसे सीखिएगा, बट पाथ फंक्शन क्या स्टेट फंक्शन समझ गया ना। आदित्य, वो आदित्य कहाँ है, इधर बिठा दे, थोड़ा सा वर्क डन पढ़ ही लेते हैं तब, है ना, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ ही लेते हैं आगे। तो वर्क भी हम अगर बात करेंगे, सुनिए ध्यान से, वर्क भी क्या है, एनर्जी है, वर्क क्या है, एनर्जी है। हीट भी क्या है, तो ऐसा हो सकता है कि हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू वर्क एनर्जी, ट्रांसफॉर्म इनटू होगा, सभी एनर्जी में इंटर कन्वर्सन हो ही सकता है। किसी में सिस्टम में आप सपोज करो कि हीट दिए, तो हीट देने से हो सकता है कि उसमें अंदर में टेम्परेचर नहीं बढ़ा, सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, कांस्टेंट रहा, क्या
कोई सिस्टम हो सकता है वर्क किया, तो वर्क करने से क्या होगा, उसका एनर्जी। यहाँ पे समझिए साइन कन्वेंशन पे भी याद रखना, साइन कन्वेंशन है यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का, वर्क में साइन कन्वेंशन उल्टा है, फिजिक्स में भी वर्क पढ़ना है ना। वहां पे थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना है, यहाँ थोड़ा सा कम पढ़ना है, यहाँ तो रिएक्शंस के बारे में ज्यादा बात करेंगे ना। तो अगर सिस्टम वर्क करे, साइन कन्वेंशन याद रखिए, वर्क का निकालने का फॉर्मूला सेम होगा। सिस्टम वर्क करे, सिस्टम जिसको भी लेंगे, सपोज करो आइडियल गैस सिस्टम लिए, तो सिस्टम वर्क करे खुद, मतलब सिस्टम वर्क करेगा मतलब, और गैस अपना वॉल्यूम खुद बढ़ाए, गैस अपना वॉल्यूम खुद बढ़ाए, गैस एक्सपेंड होता है ना, पिस्टन को रखे पिस्टन तेजी से भागे, ऐसा होगा, खुद भी एक्सपेंड करता है ना, हाई प्रेशर पे रखेंगे तो एक्सपेंड नहीं करेगा। तो सिस्टम खुद वर्क करे, तो बोलेंगे सिस्टम खुद वर्क करे मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करे तो उस वर्क को हम लोग माइनस लेते हैं। सिस्टम कन्वेंशन है साइन का, सिस्टम पे वर्क हो तो, यानी वर्क अगर हम लेते हैं वर्क कन्वेंशन है, कन्वेंशन अपना केमिस्ट्री का है कि फिजिक्स का, वर्क में कन्वेंशन अलग अलग होगा। तो वर्क बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो आप वर्क करिएगा तो आपका एनर्जी, तो वैल्यू क्या लेंगे इसका, कन्वेंशन में क्या वैल्यू आएगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ना, वर्क का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो बोलिएगा, या कभी कह दे कि वर्क डन बाय सिस्टम, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन दी क्या होगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन में क्या करेंगे, इस फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन वाला फॉर्मूला है, पी डेल वी का इंटीग्रेशन, तो इससे निकालिएगा ना, तो इससे खाली मैग्नीट्यूड आएगा, इससे केवल, इसको मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे कि हम लोग अपना साइन कन्वेंशन में टेंशन दूर करने के लिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है, तो अपने का कन्वेंशन में हम लोग वर्क डन के आगे डिफाइन कर देते हैं, आगे क्या लगा देंगे, तो माइनस लगा देने से अपने आप अगर वर्क डन में वैल्यू क्या आ जाए, जब सिस्टम वर्क करेगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, और सिस्टम पे वर्क होगा तो सोचने का जरूरत नहीं, फॉर्मूला में प्लस माइनस आ जाएगा। अगर फॉर्मूला में माइनस नहीं लगाएंगे ना तो पता चलेगा कि आपको सोचना पड़ेगा वर्क डन बाय सिस्टम प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में देखिएगा, केमिस्ट्री में फर्क है कि फिजिक्स में खाली पी डेल वी लिखते हैं, यहाँ पे माइनस पी डेल वी, पक्का। यानी वर्क डन में हम लोग क्या लिखेंगे, पी डेल वी, और पी डेल वी में ध्यान रखना ये प्रेशर कौन सा प्रेशर, कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे सपोज करो कि कोई गैस यहाँ रखा है, ये पिस्टन है और पिस्टन मूवेबल है, तो ये गैस हमारे लिए सिस्टम है, तो गैस वाला प्रेशर नहीं, प्रेशर कौन सा, यहाँ पे प्रेशर कौन सा लिखेंगे, और फिजिक्स में जो प्रेशर लिखते हैं शायद इंटरनल, इसलिए यहाँ साइन उल्टा हो जाता है। फिजिक्स का लैंग्वेज में सोचिएगा तो सब मिला के एक है ना, लिखते हैं ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ऐसा बोलते हैं। तो उतना दिमाग लगाइएगा तो सब एक के, तो उतना हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, पिस्टन भाग रहा ऊपर, फोर्स नीचे लगा रहा, तो उल्टा हुआ ना, इसलिए आगे क्या लगा दिए, इसलिए माइनस हम लोग लगा देते, केमिस्ट्री में दिमागों में नहीं लगाते, पक्का, क्लियर। तो ये हो गया पी जगह, जहां कौन पी रखिएगा, ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल रखते तो इंटरनल प्रेशर रखिएगा तो माइनस हटा दीजिएगा, हम लोग बार बार क्या लेके चलेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर। यही वर्क डन का फॉर्मूला याद रखिए पहले ही, पक्का। अब बताओ वर्क कभी जीरो किसका कैसे कैसे हो सकता है, कभी वर्क अगर वॉल्यूम चेंज होने का कारण हो तो ध्यान रखिएगा, अगर इफ पी एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाए, पहला पॉइंट, पी एक्सटर्नल जीरो कैसे होगा जी, सोचिए तो जरा, पी एक्सटर्नल जीरो कैसे होगा, तो अंदर में गैस रखा हुआ है, बाहर में जीरो है, मतलब बाहर में वैक्यूम है, नहीं है, तो वैक्यूम के अलावा में पिस्टन मूव करेगा ऊपर नीचे जाए, कोई फर्क है, कोई रोक रहा है, तो भाई रोक ही नहीं रहा है, तो मूव करने में कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर जीरो है तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो रखिए तो क्या होगा, तो वैसे केस में वर्क डन पक्का होगा कि नहीं। दूसरा कंडीशन, दूसरा में इफ डीवी वैल्यू जीरो, दैट इज वॉल्यूम में चेंज ना हो, दैट इज, तो वॉल्यूम चेंज ना हो तो डीवी वैल्यू जीरो होगा, तो पूरा प्रोडक्ट प्रेशर कुछ भी हो जाए तो वर्क डन क्या होगा, तो वैसा प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं,
वैसे प्रोसेस को यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो उस केस में वर्क डन पक्का होगा ना 0। ये दो प्रोसेस तो समझ लीजिए अपने से। उसके बाद अगर ये दो प्रोसेस ना हो तो हम जान रहे हैं कि वर्क डन इक्वल टू होगा माइनस पी डेल बी। और पी डेल बी में पी कौन सा पी, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में याद करो, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आप आगे क्या है वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तो उसको मैनेज कौन कर रहा होगा, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल रहा। ऐसा भी हो सकता है कि सब चेंज करे तो उसको आइसोथर्मल नहीं बोलेंगे, याद करो। तो हम लोग पहला वर्क डन निकाल रहे हैं। वर्क डन ध्यान समझिएगा, वर्क डन ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू नहीं, वर्क डन ड्यूरिंग कौन सा प्रोसेस, आइसो प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या समझेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ होगा तो उसको मैनेज कौन कर रहा होगा, प्रेशर चेंज हो रहा होगा पक्का। तो अब बताइए इसको इंटीग्रेट करके हम लोग निकालना है। तो इंटीग्रेट करने में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और जब दो वैल्यू वेरिएबल रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते थे, दो वैल्यू को किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट करते थे। याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो हम अगर गैस है तो पीवी इक्वल टू कितना मोल के लिए, कोई मोल के लिए, आइडियल गैस है। और पी वैल्यू चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर तो पी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए प्रेशर। तो जहां पे पी में ईवी वेरिएबल दो वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर दिए, एक वेरिएबल में। तो वर्क डन में बताइए क्या होगा जी, माइनस पी के जगह क्या लिख दें, बी, और यहाँ अब एन भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट था सब, यहाँ पे माइनस एनआरटी, और यहाँ क्या बच जाएगा। अब बताइए डीबी बाई वी में इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, वॉल्यूम V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हुआ। इस दौरान आपको वर्क डन निकालना है। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डीवी बाई वी का होता है ना, dx बाई x का इंटीग्रेशन ln x नहीं होता है, और लिमिट दे दिए तो ln RT सॉरी नहीं nRT ln V2 बाई V1 किसके बराबर पक्का। अब ln आपको पता है, ln का मतलब क्या होता है, log टू द बेस e। अब log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में चेंज करें तो ये पता है, ये पता है, पता है ना। ln को अगर ln का मतलब होता है log टू द बेस e, और उसको log टू द बेस 10 को हम log लिखते हैं, और हम लिखेंगे क्या, ln लिखेंगे मतलब समझना है log टू द बेस, और log लिख रहे हैं मतलब हम मतलब log टू द बेस 10 लिख रहे हैं। तो log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में चेंज करना होगा तो 2.30 कभी पढ़े हैं ऐसा कि नहीं पढ़े है ना। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए क्या पक्का। तो फॉर्मूला किसका हुआ, कैसे फॉर्मूला का यूज करेंगे, कह देगा कि जैसे ये वाला ग्राफ नहीं था इससे पहले, उस पूरे प्रोसेस में भाई कौन प्रोसेस था पहला ग्राफ, यही फॉर्मूला लगेगा। इनिशियल वॉल्यूम क्या था 1 लीटर, तो यहाँ भी इनिशियल मतलब V1, और यहाँ इनिशियल से फाइनल देखो, तो इनिशियल से फाइनल में एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन उस पर डिपेंड करेगा। हमारा एग्जांपल में क्या था, एक्सपेंशन की कंप्रेशन, उसमें इनिशियल वॉल्यूम क्या था, तो इनिशियल वॉल्यूम का ही 1 लिख रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेशन में देखो इनिशियल टू फाइनल है ना, इनिशियल वॉल्यूम टू, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना 1 लीटर, तो यहाँ नीचे क्या रख दीजिएगा, और फाइनल वॉल्यूम तो 4 रखिएगा। उसके बाद टेम्परेचर दे देगा 25 डिग्री कुछ दे देगा, सारा वैल्यू आर का वैल्यू क्या रखेंगे, वर्क डन हमको जूल में चाहिए तो आर का वैल्यू तो रखेंगे, कैलकुलेट करके तो आंसर आएगा। जो ऐसा वाला ग्राफ था उसका एरिया निकालना बहुत मुश्किल था ना। इन प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकालना हो तो ये यूज करेंगे, नहीं निकाल लेंगे। अरे जो ग्राफ अभी हम दिए थे ऐसा वाला ग्राफ, तो ऐसा वाला ग्राफ का एरिया निकालना संभव है,
कोई सेपे नहीं तो कैसे निकालिएगा? इसका लेकिन हाँ वॉल्यूम पहले पता था 1 लीटर, बाद में कितना पता था? तो 4 है। तो ये फॉर्मूला टेम्परेचर दे दे क्वेश्चन में कि टेम्परेचर 25 डिग्री सी, तो कैलकुलेट वर्क डन, तो निकाल लेते हैं ना। जिसका एरिया निकालने आपको आता है ग्राफ से, तो एरिया से निकाल लीजिए, वो भी वर्क डन आएगा, नहीं आएगा? दूसरा ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला कब किसके लिए वैलिड है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है आपको याद है? P1 V1 इक्वल टू, याद है ना, बॉइल्स टेम्परेचर। तो बताइए V2 बाई V1 का वैल्यू P1 बाई, तो जहां V2 बाई V1 है वहां पे क्या रख सकते हैं? P1 बाई P2 नहीं रख सकते हैं। और सबका वैल्यू किसके बराबर है? सबका वैल्यू किसके बराबर है? तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में एनआरटी नहीं दिया रहेगा तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं? अरे भाई यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट रख दीजिए, या यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, दोनों देखिए ना होगा। याद करो। अरे इस पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर कितना था? 5 था, और वॉल्यूम 5 into 1, और यहाँ क्या था? 4, और ये कितना था? 4 1 था। मैंने मेरे हिसाब से ग्राफ पे कम गलत दिया था, मैंने हम अपने हिसाब से डेटा गलत लिख दे, दोनों का आइसोथर्मल में तो सेम ही ना होना चाहिए, हम डेटा गलत वहां लिखे थे, डेटा को करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ भी वॉल्यूम क्या लिख लीजिएगा उसमें? 5 ही लिख लीजिएगा कि आइसोथर्मल में P1 V1 इक्वल टू, अगर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं हो रहा मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, इसलिए 1 लीटर जहाँ था 4 था वहां पे 5 लिख लीजिएगा। तो हम क्या बोले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले, ध्यान सुनना है इसको, छोटा सा पॉइंट लास्ट में बचता है उसको ध्यान नहीं देता है। कभी कभी हो सकता है वो ग्राफ हम दे दें आपको, तो ग्राफ में कहीं टेम्परेचर मेंशन था? ग्राफ में कहीं टेम्परेचर तो नहीं रखा रहता, तो फॉर्मूला में तो टेम्परेचर रहता, बिना टेम्परेचर का निकाल पाते। इन आपको बहुत गौर करो, अगर एनआरटी नहीं पता तो उसकी जगह दोनों में से कोई भी रखिएगा तो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट तो पता था ना, तो उसको रखने से भी तो वर्क डन आ जाएगा। याद आ रहा है? समझ रहे ना? मोल भी तो नहीं लिखे थे, कितना मोल के लिए ग्राफ प्लॉट किए थे, तो एनआरटी की जगह पक्का। और यहाँ पर ये भी लिख लेना कि V2 बाई V1 की जगह दूसरा एक चीज और समझिए कि प्रेशर कौन सा यूनिट में लिखा हुआ था और वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे एनआरटी की जगह अगर लिखना लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिए, जगह भी नहीं है तो लिख लीजिएगा, आपने तो बाद में भूल जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लीजिएगा P1 बाई P2 भी लिख लीजिए, और एनआरटी की जगह या तो P1 V1 या तो दोनों में कोई एक ही होगा आइसोथर्मल में। इसको पहले लिखिए तो आगे डिस्कस करें। हम क्या बोल रहे हैं? वर्क डन इक्वल टू एनआरटी, क्या लिखे हम लोग? माइनस 2.303 एनआरटी लॉग P1 बाई P2 ना, P2 बाई P1 तो लिखा हुआ था ना यहाँ। हाँ, तो वॉल्यूम के टर्म में तो लिखे दिया, प्रेशर के टर्म में लिखना है, लिख दे रहा है नहीं? तो P2 बाई V1 का जगह P1 बाई P2 ना हुआ, रेशियो बराबर वही ना होता है। कभी कभी टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे? इसके जगह P1 V1 दोनों में से कोई एक ना, लॉग नहीं लिखने का मतलब हम क्या लिख रहे हैं? लॉग टू द बेस, यहाँ पे पक्का। अब यहाँ पे जहाँ पे P1 बाई P2 है वहाँ पे V2 बाई V1 लग सकते हैं, और V2 बाई V1 ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए है? ये वाला जो आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा वही नहीं वैलिड होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा तो ऐसा वैलिड है नहीं। एडियाबेटिक में हम कभी कहेंगे तो ये वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या? अरे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल है ना। अरे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब गैस बॉयस ला वैलिड कब था? जब मोल कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब उसका नाम आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इस हिसाब से वर्क डन निकाल सकते हैं ना। क्वेश्चन दे दे कि भाई इतना टेम्परेचर पे वॉल्यूम इतना से इतना लीटर हुआ, तो बताइए कि वर्क डन क्या है? आइसोथर्मल अगर रहा तो निकाल लेंगे। आइसोथर्मल के अलावा कोई दूसरा अगर ग्राफ दिया रहे तो ग्राफ में तो एरिया निकाल सकते हैं ना। लेकिन एक बात गौर करना कि ग्राफ में अगर आपको आएगा, सपोज करो प्रेशर अगर आ जाए एटीएम में
और वॉल्यूम आपका लीटर में, डीवी ही रहता है। तो यहाँ पे एटीएम आएगा और ये कितना में आएगा, तो ये तो वर्क डन एटीएम लीटर में ना आएगा, इन एटीएम लीटर ना, एसआई यूनिट है ना सीजीएस। तो आपको हम बता दें कि 1 एटीएम लीटर, ये भी वर्क डन है, इक्वल टू या आप चाहते हैं कि नहीं हमने ये सब टेंशन नहीं लेती, सब नहीं याद करेंगे, तो आप क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बदल गए पास कर और वॉल्यूम को मीटर मीटर क्यूब, दोनों कौन सा यूनिट, SI तो वर्क डन का कौन सा यूनिट आएगा, आ जाएगा वैसे। इन आप चाहते हैं कि नहीं हम एटीएम पे लीटर हमको अच्छा लगता है, बहुत पढ़े हैं, तो आप वर्क डन किस में निकालिए, एटीएम लीटर में निकाल लीजिए और बाद में इसको इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है नहीं। तो ये वर्क डन निकालने आ गया, लिखिए। तो आज का सवाल समाप्त यही होता है। वर्क डन और भी बाकी है कि वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस और भी है, ठीक है ना। लेकिन अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंटरनल एनर्जी, अगले क्लास में इंटरनल एनर्जी, तो हेडिंग लिख लीजिए, वही इंटरनल एनर्जी जिसका नोटेशन ई था और कैपिटल यू था, ठीक है ना। यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स मेन शुरू हुआ है आज से, इससे पहले तो ऐसे ही हम लोग लिख रहे थे। समझ में आया, इधर तुम्हारा छूटा हुआ तो समझ आया ना। हाँ सर, हाँ भाई, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं छूटा हुआ, जो भी इसको छूटा है ना वो खाली काम चलाओ छूटा हुआ था, जिसका भी छूटा है तो लिख भी लीजिएगा तो काम चलेगा, नहीं भी लिखिएगा तब भी काम चलेगा। चलिए, धन्यवाद।